अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मसल्स शुरू किए थे, जिसमें हमने स्केलेटल मसल्स का जो है पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये वो मॉडल है, ये वो मैकेनिज़्म है जो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से स्केलेटल मसल्स के फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स शॉर्टन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज द थिक एंड थिन फिलामेंट्स स्लाइड पास्ट वन अनदर। क्योंकि हम कल जो अरेंजमेंट देख कर आए थे फाइबर्स की थिन एंड थिक फिलामेंट की, उसमें हमने क्या कहा था कि एक थिक फिलामेंट के ऊपर और नीचे थिन फिलामेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन में यही होता है कि ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे के क्या आते हैं, यानी ये थिक और थिन फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इन अदर वर्ड्स, ये जो थिन फिलामेंट्स हैं दोनों साइड्स के, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे और इनको पास लाने के लिए ये जो थिक फिलामेंट्स के हेड्स होते हैं ये इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको खींच के एक दूसरे के पास लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जो शॉर्टनिंग है मसल फाइबर्स की ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। द मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स because the myosin heads attach to and walk along the thin filaments at both the ends of the sarcomere, progressively pulling the thin filaments towards the M line. अभी मैंने बताया कि किस तरह से ये जो आपको हेड नज़र आ रहे हैं ये मायोसिन के हेड्स होते हैं। ये अटैच हो जाते हैं विद द एक्टिन फिलामेंट्स, मतलब एक्टिव फिलामेंट की अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिव साइड के साथ बाइंड कर जाते हैं। इस तरह से ये जो हेड ऑफ मायोसिन होते हैं ये स्लाइड करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर या एम लाइन बल्कि, ठीक है। और इस तरह से जो सार्कोमेयर है ये शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। द थिन फिलामेंट्स स्लाइड इनवर्ड एंड मीट एट द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर। ये इतने पास आ जाते हैं कि इनके अक्सर एंड्स भी जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं, यानी एक थिन फिलामेंट का हेड दूसरे थिन फिलामेंट के ऊपर नीचे हो जाएगा। As the thin filaments slide inward, the Z lines come closer together and sarcomere shortens. The length of an individual thick and thin filaments does not change. जितनी थिक और थिन फिलामेंट की लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, जिसके रिजल्ट में थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो हैं वो क्लोज एंड फार्दर अवे हो जाएंगे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टेट्स रिस्पेक्टिवली. Shortening of the sarcomere causes the shortening of whole of the muscle fiber, which in turn leads to the shortening of the entire muscle. अब ये आपको डायग्राम दिखाई गई है, ये एक सार्कोमेयर है, ठीक है, जो एक जी लाइन से शुरू होता है दूसरी जी लाइन में आता है। जो थिक फिलामेंट का सेंटर होता है वो एम लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपके थिन फिलामेंट्स जो हैं वो उसका सेंटर जी लाइन से किया जाता है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास वो स्टेट है मसल की जो रिलैक्स्ड स्टेट है। इस टाइम मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं गया हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जी एज जोन कितना बड़ा है, आई बैंड कितना बड़ा है और ए बैंड कितना बड़ा है। सार्कोमेयर जो है वो अपनी नॉर्मल उसमें नॉर्मल स्टेट के अंदर है, कोई शॉर्टनिंग नहीं हुई हुई। ये पार्शियल स्टेट आपकी पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट है और ये फुली कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी थिन लाइंस हैं ये एक दूसरे के क्लोज आनी शुरू हो गई हैं, एज जोन छोटा हो गया। जो थिन फिलामेंट्स हैं वो एम लाइन की तरफ जो है वो ट्रैवल करें, जबकि यहाँ पर देखें कि ये आपके एक इस साइड का थिन फिलामेंट और इस साइड का थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर गए हैं और एज जोन डिसअपीयर हो गया। दिस इज़ द स्टेट ऑफ फुली कॉन्ट्रैक्टेड। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द state of fully contraction. Next is neuromuscular junction. वो न्यूरॉन्स जो स्केलेटल मसल फाइबर्स को इनरवेट करते हैं उनको हम सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। यानी अभी आप यही समझ लें कि जो स्केलेटल मसल्स को करंट की तार सप्लाई कर रही होती है उसका नाम होता है सोमैटिक मोटर न्यूरॉन। Each somatic motor neuron has a thread-like axon that extends from the brain or spinal cord to a group of skeletal muscle fibers. हर जो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन होता है, अब हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे कि एक्सॉन क्या होता है, सेल बॉडी क्या होता है।
फ़िलहाल एक्सॉन जो है वो हमारे पास एक वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नर्व इम्पल्स को लेकर जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन टूवर्ड्स द टारगेट टिश्यूज़, ठीक है। या वो टारगेट टिश्यू अगला न्यूरॉन हो सकता है या फिर आपके मसल फाइबर्स हो सकते हैं। A muscle fiber contracts in response to one or more of the action potentials propagating along its sarcolemma and through its tubular system, T-tubular system, ठीक है। कि मसल फाइबर जो है वो रिस्पॉन्स करता है इन टू वन और मोर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल किस तरह से ट्रैवल करेगा ये भी हम देख लेते हैं। एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है कि साइनैप्स है जहाँ पर आपके दो स्ट्रक्चर्स मीट करते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन हो सकता है या एक न्यूरॉन और दूसरा मसल फाइबर हो सकता है। मोस्टली साइनैप्सिस के अंदर यानी एक न्यूरॉन है, अगर ये न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट है तो आगे इसका मसल होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये साइनैप्स कहलाता है। इसी तरह से ये साइनैप्सिस एक न्यूरॉन के एंड पर और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी बन सकता है। बहुत सारे साइनैप्सिस के अंदर गैप होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये गैप जो है वो सेपरेट करता है दो सेल्स को। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? जो नर्व इम्पल्स, अभी हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा कि इस साइनैप्सिस में एक जो एंड होगा वो न्यूरोनल एंड होगा, ठीक है, जबकि दूसरा एंड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मसल का पार्ट होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक न्यूरोनल पार्ट और एक मस्कुलर पार्ट होगा, जहाँ पे ये नर्वस सिस्टम मसल के साथ मीट कर रहा होगा, उसको हम जंक्शन बोल देंगे। अब क्या होता है कि जो एक्सॉन आ रहा होता है वो एक्सॉन अपने टर्मिनल पॉइंट पर आकर टर्मिनल एक्सॉन्स टर्मिनल एक्सॉन्स के अंदर आ जाते हैं। ये एक्सॉन है और ये इसके टर्मिनल एक्सॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। टर्मिनल एक्सॉन्स के एंड पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइनेप्टिक एंड बल्ब बोलते हैं। इन साइनेप्टिक एंड बल्ब्स के साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर हमारे पास एक केमिकल होता है। वो केमिकल वेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो इनक्लोज हुआ होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, पैकेजिंग हुई हुई होती है उनको, और उन्होंने बल्ब से बाहर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आना होता है। अब इसके अंदर वो मॉलिक्यूल जो कि वेसिकल के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हुआ है, उस मॉलिक्यूल का नाम जो है वो मोस्टली उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है। एक हमने पढ़े एंड बल्ब्स, एक पार्ट ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का और दूसरा पार्ट हमारे पास मस्कुलर पार्ट होता है जिसको हम मोटर एंड प्लेट्स बोलते हैं। विद इन ईच मोटर एंड प्लेट देयर आर 30 to 40 मिलियन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर यानी ये सार्कोलिमा के ऊपर लगे हुए आयन चैनल्स होंगे या वो रिसेप्टर्स हैं जो इस एसिटाइलकोलिन को बाइंड करेंगे अपने साथ। अब इसकी कहानी जो है वो इस तरह से है कि न्यूरॉन ये जो न्यूरॉन का एक्सोन होगा वहाँ पे उसकी लेंथ के अलोंग एक्शन पोटेंशियल जो है वो रन करेगा, एंड पर आकर टर्मिनल आपके एक्सोन्स में जाएगा। टर्मिनल एक्सोन्स में जाने पर एंड पर यानी आपके जो एंड पर बल्ब लगा हुआ है वहाँ पर जब ये एक्शन पोटेंशियल रीच करेगा तो फिर ये क्या करेगा, इन वेसिकल्स को रिलीज़ कराएगा टू द एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा, इन वेसिकल्स का एक्शन पोटेंशियल के एंड पर पहुंचने पर जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज़ हो जाएगा, यानी सेक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ है ये क्या करेगा, बाइंड करेगा विद द रिसेप्टर्स ऑन द सार्कोलिमा। बाइंड करने पे एसिटाइलकोलिन के सार्कोलिमा से बाइंड करने पे हमारे पास जो है ये एक्शन पोटेंशियल जो नर्व में आया था ये यहाँ पर जो है वो स्टिमुलस या चेंज इंड्यूस करेगा। इस चेंज इंड्यूस करने का क्या मतलब है कि ये जो एसिटाइलकोलिन सार्कोलिमा के रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ था, ये रिसेप्टर टी ट्यूब्यूल के ज़रिए, यानी ये चेंजेस जो हैं आपके
इंड्यूस करेगा विद इन द सेल। एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग ऑन द रिसेप्टर साइट ऑफ द सार्कोलीमा इंड्यूस करेगी चेंजेस इन द सेल। वो चेंजेस क्या होंगी कि कैल्शियम की जो रिलीज़ है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बढ़ा देगी। उसके इंक्रीज़ होने के रिजल्ट में आपका जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल था, कैल्शियम आयन रिलीज़ शुरू हो जाएंगे सार्कोप्लाज्म के अंदर। वो इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे। जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे ट्रोपोमायोसिन स्लाइड कर जाएगी। उसकी स्लाइडिंग के रिजल्ट में जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। ये बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो मायोसिन के हेड के साथ बाइंड कर जाएंगी। इस तरह से आपके जो मायोसिन के हेड्स हैं वो स्लाइड करना शुरू कर देंगे द एक्टिन ओवर देमसेल्व्स, ठीक है। और इस तरह से एक्टिन के दोनों एंड्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। नाउ द मसल टोन। मसल्स अगर रेस्टिंग स्टेट में भी हों तो उनके अंदर एक टेंशन होती है, एक जो है वो कुछ फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर होते हैं, उसको हम मसल टोन बोलते हैं। अब ये मसल टोन किस तरह से मेंटेन रखी जाती है कि कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं आपके मसल के अंदर जो ऑल्टरनेट वे में एक्टिव इनएक्टिव होते रहते हैं और इस तरह से हमारे पास मसल की जो टोन है वो मेंटेन रहती है। ये मसल की टोन जो है वो हमारे पास आपके एक नॉर्मल मसल टोन जो है वो मेंटेन रहती है। अगर ये नॉर्मल से हट जाए तो फ्लैसिडिटी या स्पास्टिसिटी की तरफ चले जाते हैं। मसल टोन जितनी एक नॉर्मल होती है उससे कम हो जाएगी तो वो फ्लैसिडिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है मसल। और अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है मसल टोन तो फिर हम उसको स्पास्टिसिटी कहते हैं कि मसल जो है ये स्पास्टिक मसल है एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज स्पास्टिसिटी। अब ये जो नॉर्मल मसल टोन है ये स्केलेटल मसल के अंदर भी ज़रूरी होती है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, स्मूथ मसल्स के अंदर भी और कार्डियक मसल्स के अंदर भी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि स्मूथ मसल फाइबर्स इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। इसी तरह से जो आपके पोस्चरल मसल्स हैं, पोस्चरल स्केलेटल मसल्स, आपके मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द नेक, मसल्स ऑफ द बैक, या फिर आपके फोर लेग के पोस्टीरियर साइड के मसल्स जो हैं वो सारे पोस्चरल मसल्स हैं। ये पोस्चरल मसल्स आपकी अपराइट आपकी स्टैंडिंग और इस तरह से मेंटेनेंस में अपना रोल प्ले करते हैं, इनकी टोन। नाउ द कॉन्ट्रैक्शन। मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ब्रॉडर स्केल के ऊपर दो तरह की होती है, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो मीन सेम एंड टोनिक मीन टोन, वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की टोन सेम रहेगी लेकिन लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी इज़ नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की लेंथ सेम रहेगी लेकिन टोन इंक्रीज या डिक्रीज होगी, दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज़ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मज़ीद दो तरह की होती है, एक वो जिसमें मसल के फाइबर्स की लेंथ इंक्रीज़ होगी यानी ईसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, और एक वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की जो मसल की फाइबर्स हैं उनकी लेंथ शॉर्ट होगी, दैट टाइप ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन इज़ नोन एज कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके एग्जांपल इस तरह से है, आइसोटोनिक है तो इट मीन्स टेंशन सेम रहेगी, मसल की लेंथ छोटी हो रही है। कंसेंट्रिक का मतलब कि सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों एंड्स जो होंगे मसल फाइबर्स के या मसल के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि जब आप अपनी बुक को टेबल से उठाएंगे और इस मोमेंट के दौरान मसल की टेंशन जो है वो सेम रहेगी लेकिन आपकी जो है मसल के फाइबर्स जो है वो शॉर्ट हो रहे हैं। इसी तरह से जब आप अपनी बुक को उठाकर वापस टेबल पर प्लेस करेंगे तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी द ईसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर बताया हुआ कि अगर रिपीटेड ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर दिस में cause the more damage to the muscles and more delayed onset muscle soreness than do the concentric isotonic contraction.
डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस वो है कि जब मसल्स के काम करने के काफ़ी टाइम के बाद मसल सोरनेस में जाता है, दिस इज़ द डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। और ये डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जो है वो रिपीटेड आइसोटोनिक ई-सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंसेंट्रिक। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है जो हमने ब्रॉडर वे में पढ़ी थी, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अगेन उसी तरह से हमारे पास क्या होती है कि जिसमें लेंथ सेम रहती है लेकिन टेंशन जो है वो क्या होती है, एक्सीड कर जाती है, या टेंशन इज़ नॉट इनफ टू एक्सीड द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड। यानी टेंशन चेंज होगी इस टाइप के मूवमेंट में लेकिन लेंथ जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी एग्जांपल ये है कि आप किसी भी बुक को अगर होल्ड किए रहते हैं तो फिर दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक, कि अब मसल जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा, डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर टेंशन जो है वो चेंज हो रही है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं बिकॉज दे स्टेबलाइज सम जॉइंट्स एज अदर्स आर मूव्ड। यानी अगर आपकी मोर देन 2 जॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट हो रही है तो कुछ जॉइंट्स के ऊपर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ताकि उस जॉइंट को स्टेबलाइज किया जा सके और दूसरे जॉइंट के ऊपर मूवमेंट एफिशिएंटली हो सके। जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी होती हैं उसमें हमारे पास आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस दोनों हो रही होती हैं। नाउ द फाइबर्स, स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं वो कैटेगराइज किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, रेड स्केलेटल मसल फाइबर्स, वाइट स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स। रेड में हमारे पास वो होंगे जिनके अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा होती है, दे अपीयर रेड, ऑक्सीजन का फ्लो और ये ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है ऐसे मसल फाइबर्स में। ऑन द अदर हैंड वाइट ब्लड फाइबर्स जो हैं वो उनके अंदर मायोग्लोबिन कम होती है, दैट्स व्हाई दे अपीयर वाइट। और इंटरमीडिएट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। अब मैकेनिज़्म के बिहाफ पे हम स्केलेटल मसल फाइबर्स को डिवाइड करते हैं इनटू स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स, फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोफाइबर्स, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स। स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स को हम टाइप 1 फाइबर्स भी बोलते हैं। इनका डायमीटर छोटा होता है और इनकी पावरफुल जो होती है वो, एंड दे आर द लीस्ट पावरफुल टाइप ऑफ द मसल फाइबर्स। दे अपीयर डार्क रेड क्योंकि इनके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा होती है और ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। दे ऑल्सो हैव लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन्होंने एटीपी को जनरेट करना होता है बाय द एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए सेलुलर रेस्पिरेशन इन्होंने करनी होती है, दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फाइबर्स। ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के थ्रू इन्होंने काम करना होता है। इनको हम स्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्लोली एटीपी को यूज़ करते हैं। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, और स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इन एंड दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू फटीग, यानी इनमें फटीग इजीली नहीं हो जाती। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर मैनी आवर्स। कहाँ पर होंगे, पोस्चरल मसल्स होंगे, यानी जो आपके पोस्चर की मेंटेनेंस से रिलेटेड मसल्स होंगे उनके अंदर स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। एंड्योरेंस टाइप एक्टिविटीज़ आपकी जो होंगी उसमें भी स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट इज़ फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स। इनको हम टाइप 2A फाइबर्स भी बोलते हैं। इनका डायमीटर जो होता है वो स्मॉल ऑक्सीडेटिव फाइबर्स से जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर से कम होता है, यानी ये इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं, बीच के फाइबर्स हैं। ऑक्सीडेटिव फाइबर्स की तरह इनके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा होती है, मैनी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, दैट्स वाई दे अपीयर एज डार्क रेड कलर। ये एटीपी को सेलुलर एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू भी यूज़ करते हैं, यानी ये वो फाइबर्स हैं जिनके अंदर एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है और एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है। और
एज़ कम्पेयर टू द स्लो फाइबर्स, इन फाइबर्स के अंदर एटीपी को यूज़ करने की जो है वो फास्टर पेस पे कैपेसिटी होती है. दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज फास्ट. इनके अंदर ग्लाइकोजन का लेवल ज़्यादा होता है. दे ऑल्सो जनरेट द एटीपी बाय एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. यानी अगर ऑक्सीजन जो है वो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं भी है सेल के लिए तो फिर वो ग्लूकोज को एनारोबिकली ब्रेक डाउन कर देंगे और उसके ब्रेक डाउन के रिजल्ट में जो एटीपी जनरेट होगी उसको यूज़ करेंगे फॉर सेलुलर परफॉर्मेंस. फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं सच एज वॉकिंग. फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स, इनको हम टाइप 2B फाइबर्स भी बोलते हैं. इनका डायमीटर बड़ा होता है और इनके अंदर मायोफाइब्रिल्स ज़्यादा होते हैं. इनकी पावरफुल जो है कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. मायोग्लोबिन कम क्वांटिटी के अंदर होता है. फ्यू कैपिलरीज होती हैं, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. दैट्स व्हाई दे अपीयर वाइट इन कलर. They store large amount of glycogen and generate ATP by anaerobic cellular respiration. इनकी कॉन्ट्रैक्शन क्विकली होंगी लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होंगी. उनकी स्लो थी लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन थी. फास्ट ट्विच फाइबर्स यानी फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स जो हैं दे आर अडॉप्टेड फॉर द इंटेंस एनारोबिक मूवमेंट्स ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन सच एज वेट लिफ्टिंग एंड दे फटीग क्विकली. जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं यानी जो आपकी मसल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई एक्सरसाइजेज होती हैं, उनका जो बेसिक पर्पस होता है ये उनके पीछे क्या हो रहा होता है, साइज़ मसल का इंक्रीज़ हो रहा होता है, मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है एंड द ग्लाइकोजन कंटेंट ऑफ फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स हो रहे होते हैं. यानी फाइबर्स के अंदर जो ग्लाइकोजन की क्वांटिटी है उसकी स्टोरेज बढ़ जाती है. FG fibers of the weight lifters may have 50% larger than those of the sedentary person. यानी वेट लिफ्टर के अंदर 50% ज़्यादा फाइबर्स हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेडेंटरी पर्सन. The overall result in muscle enlargement due to hypertrophy of FG fibers. वेट लिफ्टर्स के अंदर हमें जो मसल्स हैं वो उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हुई हुई होती है. यानी उनका नंबर सेम रहता है लेकिन उनके जो मसल्स के अंदर फाइबर्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा हुई हुई होती हैं. स्केलेटल मसल्स हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम पढ़ लेते हैं कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स जो हैं वो हमारे पास हार्ट के मसल्स होंगे. स्केलेटल मसल की तरह स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है इनकी, लेकिन unlike to them they are not under the voluntary control. They show autorhythmicity. Autorhythmicity का मतलब क्या है कि they have the ability to repeatedly generate the spontaneous action potentials. ये action potentials cause the alternating contraction and relaxation of heart muscle fibers. अगर हम इसको कंपेयर करें विद द स्केलेटल मसल फाइबर्स के साथ तो इनकी लेंथ जो है वो शॉर्टर होती है और इनका लेस सर्कुलर जो है वो एंड दे आर लेस सर्कुलर इन द ट्रांसवर्स सेक्शन. अब ये हमारे पास कार्डियक मसल है. कार्डियक मसल फाइबर्स जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है स्केलेटल मसल की तरह, लेकिन इनका साइज़ छोटा होता है. इनका एक फीचर होता है कि इनकी जो सार्कोलिम होती है वो ट्रांसवर्सली डेंस हुई हुई होती है और वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम इंटरकलेटेड डिस्क्स बोलते हैं. इनके अंदर ब्रांचिंग होती है और ये हमारे पास दे गिव इंडिविजुअल कार्डियक फाइबर्स अ स्टेयर स्टेप अपीयरेंस. अगर हम इसके मसल फाइबर्स की बात करें तो एवरेज लेंथ इनकी 50 to 100 माइक्रोमीटर होती है और डायमीटर 14 माइक्रोमीटर होता है. एक न्यूक्लियस होता है और वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है. ओकेजनली 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं बट इट इज़ रेयर. उसके बाद है कि हमारे पास जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं वो नेबरिंग फाइबर्स
के साथ कनेक्ट होते हैं बाय इरेगुलर ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ द सार्कोलीमर रेफर्ड एज इंटरकलेटेड डिस्क्स। इन डिस्क के अंदर डेस्मोसोम्स होता है, यानी कनेक्शन होता है जिसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, एंड दे होल्ड द फाइबर्स टुगेदर। गैप जंक्शंस होता है विच अलाउ द एक्शन पोटेंशियल्स टू स्प्रेड फ्रॉम वन मसल टू द नेबरिंग मसल। एंडोमाइजियम होता है, पेरीमाइजियम और एपिमाइजियम नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं कार्डियक मसल के अंदर, ठीक है, और बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल फाइबर्स। एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट उसी तरह से होती है कार्डियक मसल के अंदर, और सारे जो जोन्स हैं आपके बैंड्स हैं, आई बैंड, ए बैंड, एट जोन, एम लाइन, डिस्क्स, जी लाइन्स, ये सारा स्ट्रक्चर जो है स्केलेटल मसल की तरह का होता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि टी ट्यूब्यूल्स का जो टी ट्यूबुलर सिस्टम था स्केलेटल मसल के अंदर वो ज़्यादा था, यहाँ पर ये कम होंगे, लेस अबंडेंट होंगे टी ट्यूबुलर सिस्टम, यानी एक सार्कोमेयर के अंदर सिर्फ एक टी ट्यूब्यूल सिस्टम होगी जो कि लोकेटेड होगी एट द जी डिस्क। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे वो स्मॉलर होंगे दैन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर्स। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है 75 टाइम्स पर मिनट। दिस कंटिन्यूस रिदमिक एक्टिविटी इज़ द मेजर फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। ठीक है, ये इसकी मेजर डिफरेंस है बिटवीन द कार्डियक मसल एंड द स्केलेटल मसल। इसके अलावा एक और हमारे पास डिफरेंस है सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन का। कार्डियक मसल जो है वो हमारे पास तब कॉन्ट्रैक्शन में जाता है जब उस एक्शन पोटेंशियल जो है वो रिलीज़ होता है या रीच करता है और एसिटाइलकोलिन रिलीज़ किया जाता है टू द सार्कोलीमर, और फिर इंड्यूस होता है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन। जबकि कार्डियक मसल के अंदर इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सट्रिंसिक आपके किसी भी स्टिमुलस से इनिशिएट हो। इन अदर वर्ड्स स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ होना ज़रूरी है, बट इन कार्डियक मसल ये एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम इसमें ऑटोरिदमिसिटी पढ़ कर आए। हाँ, अलबत्ता हमने कहा था कि ये मॉडिफाई ज़रूर हो सकता है। उस मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि या तो कार्डियक मसल आपके कार्डियक मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी रेट इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। Cardiac muscle tissue remains contracted 10 to 15 times longer than the skeletal muscle tissues, allow the time for the chambers of the heart to relax and fill with the blood between the beats. Cardiac muscle tissue remains contracted 10 to 15 times. ये हो गया. This pattern permits the heart rate to increase significantly while preventing the tetanus, which would stop the blood flow within the heart. कि कार्डियक मसल्स जो है वो बिटवीन द बीट्स प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं ताकि आपके जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो क्या हो, उनको ब्लड के फिलिंग के लिए टाइम मिल सके। जिस तरह से स्केलेटल मसल के अंदर हमने हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म देखा था, इसी तरह से कार्डियक मसल के फाइबर्स भी जो है वो हाइपरट्रॉफी में जा सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल अपलोड। अगर वर्कलोड बढ़ गया है मसल्स के कार्डियक मसल्स के ऊपर तो फिर उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट। इसके अलावा किसी पैथोलॉजी के रिज़ल्ट में भी किसी पैथोलॉजी की वजह से भी आपके हार्ट के मसल्स जो हैं वो एनलार्ज हो सकते हैं और वो लीड करते हैं टू द हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं जैसे कार्डियक मसल्स होते हैं। यहाँ पर हम दो जो है वो स्मूथ मसल्स के टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ेंगे। एक हमारे पास विजुअल स्मूथ मसल्स होंगे यानी सिंगल यूनिट, और एक हमारे पास मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यूज़ होंगे। जो सिंगल यूनिट है वो मोस्ट कॉमन टाइप होती है। इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास विजुअल स्मूथ मसल टिश्यूज़ होते हैं। मसल इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल आर्टरीज, वेन्स इन द वॉल्स ऑफ द होलो विजरास सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर का जो स्मूथ मस्कुलेचर होगा वो सिंगल यूनिट टाइप का मसल होगा।
ये फाइबर्स क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वाया द गैप जंक्शंस, सो अगर एक मसल फाइबर जो है वो एक्शन पोटेंशियल से एक्टिवेट होगा तो गैप जंक्शंस के थ्रू सारे जो कनेक्टेड मसल फाइबर्स होंगे वो कनेक्ट होना स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, यानी अगर किसी भी एक क्लस्टर के अंदर एक मसल फाइबर जो है वो स्टिमुलेट हो गया वाया द एक्शन पोटेंशियल, तो गैप जंक्शंस के थ्रू ये एक्शन पोटेंशियल हर एक मसल फाइबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उसके रिजल्ट में सारे मसल फाइबर्स, सारे मसल सेल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ द सिंगल यूनिट मसल फाइबर। मल्टी यूनिट हमारे पास क्या होगा कि एक सेल एक से जो है वो इनर्वेट किया जाएगा। तो फिर जब एक सेल एक्टिवेट होगा या वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आएगा तो उस एक्शन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में सिर्फ वही एक सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा। देयर आर फ्यू गैप जंक्शंस बिटवीन द नेबरिंग फाइबर्स, so stimulation of one visceral muscle fiber causes the contraction of many adjacent fibers, but in contrast the stimulation of one multi-unit smooth muscle fibers causes the contraction of that only fiber। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर सिंगल यूनिट में एक मसल फाइबर जो है वो वहाँ तक एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा तो बाकी सबको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो मल्टी यूनिट होगा उसमें अगर एक मसल जो है वो एक मसल तक पहुँच रहा है तो सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द वॉल्स ऑफ द लार्ज आर्टरीज, एयरवेज ऑफ द लंग्स, एरेक्टर पिलाई मसल, मसल्स ऑफ आइरिस and the ciliary body, they all are the multi-unit type of smooth muscle tissue। अब इनका साइज़ जो है वो स्केलेटल मसल फाइबर्स के निस्बत स्मॉलर होता है। लेंथ 300 to 200 माइक्रोमीटर है और दे आर द थिकेस्ट इन देयर मिडल पोर्शन, और इनके एंड्स जो होते हैं वो टेपर ऑफ हुए होते हैं आई की शेप की तरह के। एंड्स जो होंगे वो थिनर होंगे, मिडल जो होगा वो थिकर होगा। विद इन ईच फाइबर इज़ अ सिंगल ओवल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, यानी ये कार्डियक मसल की तरह सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है इनके पास। सार्कोप्लाज्म के अंदर उसी तरह से थिक एंड थिन फिलामेंट्स होते हैं, बट इन द लेस रेशो 1:10 और 1:15 जो है वो होती है। एंड दे आर नॉट अरेंज इन एन ऑर्डर्ड मैनर, जैसे हम ऑर्डर में देख कर आए थे थिक एंड थिन फिलामेंट्स की अरेंजमेंट इन द स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल्स, यहाँ पर इनकी वैसी अरेंजमेंट नहीं होती। इनके अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट्स के अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं। These filaments which contain the protein desmin appear to have the structural rather than the contractile role। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्टाइल रोल के बजाय स्ट्रक्चरल रोल है, क्योंकि ये थिन फिलामेंट्स जो हैं थिक और थिन फिलामेंट किसी रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज नहीं हुए हुए, इसी वजह से ये लाइट एंड डार्क बैंड्स की जो है वो अपीयरेंस नहीं देते। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर के अंदर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स भी नहीं होती, ठीक है। दे हैव वेरी लिटिल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। ये हमारे पास अरेंजमेंट है, थिक एंड थिन फिलामेंट होंगे। ये जो आपको बीड की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज डेंस बॉडीज़। ये डेंस बॉडीज़ आपके सेंटर में भी होंगी, मसल के सेंटर में भी होंगी, ठीक है, और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होंगी। दिस इज़ द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ अ स्मूथ मसल and this is the contracted state of a smooth muscle। Like cardiac muscle उनके अंदर सिर्फ एंडोमाइजियम होगा, पेरीमाइजियम एंड एपिमाइजियम नहीं होगा। In smooth muscle fibers, intermediate filaments attach to the structures called as dense bodies, which are functionally similar to Z lines in striated muscles। ये dense bodies जो हैं वो disappear हो जाती हैं through the sarcoplasm dispersed। डेंस बॉडीज़ जो हैं वो डिस्पर्स हुई हुई होती हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर भी और अटैच हुई हुई होती हैं टू द सार्कोलेमा। बंडल्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट स्ट्रेच फ्रॉम वन डेंस बॉडी टू द अदर। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन द टेंशन जनरेटेड बाय द थिक एंड थिन फिलामेंट is transmitted to intermediate filaments
which in turn pull on the dense bodies attached to the sarcolemma, causing the shortening of muscle fiber. This is the mechanism of contraction in the smooth muscle. किस तरह से कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की वजह से जो टेंशन जनरेट हुई है वो टेंशन ट्रांसमिट कर दी जाती है टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डेंस बॉडीज़ को पुल कर देते हैं, यानी सार्कोलिमा वाले को जो सार्कोलिमा के साथ डेंस बॉडीज अटैच हुई हुई हैं वहाँ पे पुलिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मसल फाइबर्स हैं वो शॉर्टनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. तो जो स्मूथ मसल फाइबर्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लाइक कॉर्क स्क्रू, और जब ये रिलैक्स होंगे तो ये रोटेट करेगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. क्या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स विद द स्मूथ मसल्स? अगर हम कॉन्ट्रैक्शन को कंपेयर करें तो कॉन्ट्रैक्शन जो होगी स्मूथ मसल्स की वो स्लोली होगी और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी. स्मूथ मसल्स कैन बोथ शॉर्टन एंड स्ट्रेच टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैन द अदर टाइप. ये दूसरे टाइप के निस्बत ज़्यादा शॉर्टनिंग में भी चले जाते हैं और स्ट्रेचिंग बेन में अदर टाइप से ज़्यादा होती है. कार्डियक एंड स्मूथ मसल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम होता है जो कि मेजर सोर्स होता है कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन का. लेकिन क्योंकि स्मूथ मसल्स के अंदर लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो फिर लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन की स्टोरेज होगी. तो फिर स्मूथ मसल्स के अंदर जो कैल्शियम आयन का फ्लो होता है वो फ्रॉम द इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है. यानी सार्कोप्लाज्म में जो थोड़ा सा स्टोरेज है कैल्शियम आयन का वहाँ से रिलीज़ होंगे, उसके अलावा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ से आएंगे. क्योंकि कोई ट्यूबुलर सिस्टम नहीं है तो फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो होगी यानी रिलीज़ ऑफ कैल्शियम आयन जो होगा वो डिलेड होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा. इसी वजह से जो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो होती है और अगेन उसकी जो रिलीज़ होगी फ्रॉम द एक्टिन एंड मायोसिन वो भी डिलेड होगा. इसी वजह से स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है. Prolonged presence of calcium ion in the cytosol provides for the smooth muscle tone a state of continuous partial contraction. Long-term tone is important in GI tract where the walls maintain a steady pressure on the contents of the tract. And in the walls of the blood vessels called the arterioles, which maintains a steady pressure on the blood. अब वो बता रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट के अंदर इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एक प्रेशर है वो मेंटेन रहता है और इसी तरह से ब्लड के अंदर भी जो है ब्लड की वॉल्स के अंदर का जो प्रेशर है वो भी इसी कैरेक्टरिस्टिक या इसी फीचर की वजह से होता है. Most of the smooth muscle fibers contract or relax in response to action potentials from autonomic nervous system. इन एडिशन मैनी ऑफ द मोस्टली जो फाइबर्स हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा स्ट्रेचिंग के रिस्पॉन्स में भी होंगे, हार्मोन्स के भी, लोकल चेंज इन पीएच, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, टेम्परेचर और आयन कंसनट्रेशन के रिस्पॉन्स में भी चेंजेस आ सकती हैं. स्मूथ मसल फाइबर्स कैन स्ट्रेच कंसिडरेबली एंड स्टिल मेंटेन देयर कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन. ठीक है. Smooth muscle fibers are stretched. They initially contract, developing increased tension. Within a minute or so, the tension decreases. This phenomenon is known as stress relaxation response, which allow the smooth muscles to undergo great changes in length while still retaining the ability to contract effectively. Even though smooth muscle in the walls of the blood vessels and hollow organs, the pressure on the content within them changes very little. ठीक है. इसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेचिंग के दौरान ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी की एबिलिटी होती है. यानी अगर स्टमक जो है वो फुल हुआ होगा विद द फूड तो फिर क्या होगा कि उस टाइम स्टमक की वॉल्स के जो मसल्स होंगे वो फुली स्ट्रेच्ड होंगे, बट इन दैट स्ट्रेच्ड स्टेट दे आल्सो अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन.
After the organ empties, however, the smooth muscle rebounds and the walls of the organ retains its firmness. स्मूथ मसल के अंदर भी हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है. In addition, certain smooth muscle fibers, such as those of the uterus, retain their capacity for division and can grow by the hyperplasia. कुछ ऐसी जगहों के साइड स्मूथ मसल फाइबर्स सच एज यूट्रस, उनके अंदर कैपेसिटी होती है फॉर द डिवीजन, और इसी वजह से दे कैन ग्रो बाय हाइपरप्लेजिया. वहाँ पे नंबर इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई वो जो स्मूथ मसल फाइबर्स होंगे वो हाइपरप्लेजिया का फिनोमिना शो करेंगे. जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं वो राइज होते हैं फ्रॉम द सेल्स पेरिसाइट्स. ये स्टेम सेल्स होंगे, ठीक है, जो कि फाउंड होंगे इन द blood capillaries and the small veins. Smooth muscle fibers can also proliferate in certain pathological conditions such as during the development of atherosclerosis. क्योंकि स्मूथ मसल फाइबर्स की अभी हमने पढ़ा कि उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है वो कार्डिक एंड स्मूथ मसल की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हमने इस रीजनरेटिंग कैपेसिटी को कंपेयर किया विद द एपिथेलियल टिश्यू तो फिर लिमिटेड है. एपिथेलियल से कम है लेकिन कार्डिक एंड स्मूथ मसल से ज़्यादा है. मसल्स वाला हमारा चैप्टर एंड हो गया. जो बात आपको नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.